हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक गांव का अधेड़ उम्र का किराने की दुकान चलाने वाला किशोर गुप्ता तंत्र विद्या में डूब जाता है और फिर मिलती है उसकी लाश। क्या यह किसी अद्भुत शक्ति का काम था या फिर किसी कमजोर दिमाग का परिणाम? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। मनोज, तुमने तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा ने हमें ये तांत्रिक वाली बात बताई क्यों नहीं? साहब आपको बताया तो था कि पापा काफी पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ अलग है और तुम्हारे पापा जो यहाँ करते थे उसे पाखंड कहते हैं। पूजा पाठ और पाखंड में बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही बड़ा फर्क जितना कानून और जुर्म है। और तुम्हारे पापा जो यहाँ करते थे ना, वो कानूनन जुर्म है। साहब मुझे इतना सब कुछ नहीं पता। अच्छा दीक्षित, इसे और इसके जीजा अमित को थाने लेकर आओ। तुम्हारे पापा ने झाड़ फूंक का काम कब से शुरू किया? साहब 4 साल पहले तक सब ठीक ठाक था। दीदी की शादी होने वाली थी और पापा काफी परेशान थे। ऐसे बात मत देखूंगा, ठीक है ना? मनोज, आज से किसी को भी उधार मत दे। और देख, ये जितने खाते हैं ना, सबके घर जा और नगद लेके आ। वैशाली की शादी है, बहुत खर्चे हैं बेटे। जी बाबा। और थोड़ी देर अकेले दुकान संभाल, मैं जरा मंदिर होके आता हूँ। साहब मेरे पापा गुरुजी को बहुत मानते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे जरूर मिलते थे। ये गुरुजी कौन है? वो हमारे गांव के बाहर वाले मंदिर में रहते थे। किशोर, अपनी आंखें खोलो। सही रास्ता दिखा तुम्हें? तुम्हारी बेटी की शादी बिना किसी अड़चन के हो जाए और जो पैसों की तकलीफें हैं वो भी सारी दूर हो जाए। मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो गुरुजी। मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो गुरुजी। उठो किशोर, उठो। गुरुजी, अपनी विद्या मुझे भी सिखा दो। विश्वास करो गुरुजी, जान दे सकता हूँ आपके लिए। मेरी विद्या किसी की जान लेने या जान देने के लिए नहीं, वो तो लोगों को मरहम लगाने के लिए। हाँ, सीखने में जान पर बनाती है। बहुत संघर्ष करना होगा। मंजूर है? मंजूर है गुरुजी। वो गुरुजी तांत्रिक थे? हाँ, लेकिन वो ये काला जादू वगैरह नहीं करते थे। सफेद जादू करते थे। जादू होता भी था, तुमने खुद देखा कभी? नहीं साहब, मैंने खुद तो कभी नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि ये जादू वादू कुछ होता है। और पता नहीं ऐसा क्या घुस गया था पापा के दिमाग में। वैशाली, अब तू ही समझा अपने पापा को। अरे दुकान किसी और को दे रहे चलाने के लिए, खुद चले जाएंगे पहाड़ों में, संन्यास ले रहे। मैं कोई संन्यास नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। मैं तो अपने अंदर जा रहा हूँ। देखो, जिस चीज के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है उसमें दखल मत दो। पापा, लेकिन दुकान किसी और को देने की क्या जरूरत है? बेटी, मेरे गुरुजी ने मेरा भविष्य देखा है। ये दुकान अब मेरे लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। मुझे तो अपने अंदर के ब्रह्मांड को चलाना है, उसे काबू में करना है। लेकिन पापा, अपना मनोज संभालेगा ना दुकान? ये करेंगे ना मदद? जी बाबूजी, हम लोग हैं ना, हम लोग संभालेंगे दुकान। आप अपना पूजा पाठ जारी रखिए। जमाई बाबू, ये हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें ना पड़े तो ज्यादा अच्छा हो। जी, गलती होगी। सर, अमित, तुम्हारे ससुर जी को लगता था कि तुम उनके घरेलू मामले में दखल दे रहे हो। सर, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे पापा जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। पर अच्छा भी तो नहीं लगा होगा ना? कत्ल की रात तुम कहां थे अमित? सर, आप लोगों को लगता है कि मैंने सवालों के जवाब दिए जाते हैं अमित चंदेल, जवाब में सवाल नहीं किए जाते, वो भी खास करके पुलिस थाने में। किशोर गुप्ता के अतीत के कई कंकाल सामने आने लगे।
धीरे धीरे एक ऐसे आदमी और उसकी दुनिया का चित्र उभरने लगा जहां बेचैनी, डर और धोखे के प्रेत हर कदम पर घात लगाए बैठे थे। किशोर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसने नैतिकता की लकीर पार कर ली थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह लकीर सिर्फ किशोर गुप्ता ने पार की थी? जिस रात तुम्हारे ससुर किशोर गुप्ता का मर्डर हुआ, उस रात तुम कहाँ थे अमित? उस रात मैं घर पे ही था, फिल्म देख रहा था टीवी पर अपनी बीवी के साथ। और तुम मनोज? मैं भी घर पे ही था, फिल्म देख रहा था। हमें तुम दोनों के मोबाइल नंबर चाहिए। किशोर गुप्ता की पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन हुई थी? नहीं साहब। अरे हुई थी ना, किससे? वो दूसरे वाले बाबा के साथ। हाँ साहब, एक बाबा थे। ये दूसरे बाबा कौन थे? सब उन्हें विभूति बाबा बुलाते थे। बड़े ही अजीब किस्म के इंसान थे। उन्होंने ही मेरे पापा का दिमाग घुमा दिया था। किशोर गुप्ता, बोलो, कैसे आना हुआ? आपने मुझे पहचान लिया? जब भक्त गुरु के लिए तैयार हो जाता है तो गुरु उसे पहचान लेता है। तुम मेरी शरण में आए हो, है ना? आपके बारे में काफी सुना है मैंने, इसीलिए आपके पास आया हूं। 3 शर्तें हैं, 2 बड़ी आसान है, एक बहुत मुश्किल। क्या शर्त है बाबा? ये आदमी जो यहां से अभी गया, हाँ, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी लग रहा था। हमारे लिए बहुत छोटा आदमी। हाँ, दक्षिणा बहुत बड़ी देगी, अपने आप में बहुत छोटी सी चीज, पर हमारी विद्या के लिए बहुत जरूरी है। पहली शर्त, मेरी शरण में आने के बाद तुम इस विद्या की शिक्षा किसी और से नहीं लोगे। और दूसरी शर्त बाबा? मुझसे जो सीखोगे वो तुम्हें इतनी ताकत देगा, ऐसी ऐसी आत्माएं तुम्हारे हाथों में कैद होंगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। हीरे बरसेंगे गुप्ता, हीरे। पर शर्त क्या है बाबा? पहले ये बताओ, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? आप जो हुक्म करें। 1 लाख। 1 लाख? ये जो विद्या मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसमें लगने वाली सामग्री इतनी सस्ती नहीं मिलती। उसे लेने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इतनी आसान शर्त पर इतना क्यों सोच रहे हो गुप्ता? अगर विद्या नहीं लेना चाहते तो वापस चले जाओ अपने गुरु के पास। नहीं नहीं बाबा, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। दूंगा 1 लाख रुपए, दूंगा 1 लाख। और आखिरी शर्त बाबा? वक्त आने पर सबसे कीमती चीज भेंट देनी होगी, पैसों से भी ज्यादा कीमती। वो क्या है बाबा? बलिदान। मंजूर है बाबा, मंजूर है। 1 लाख रुपए तुम्हारे पापा के पास आए कहां से? सब विभूति बाबा को पैसे देने के लिए पापा ने दुकान बेच दी। कितने में? सर 2 लाख में। और हमें बताया तक नहीं। है ना? तू भी देख ले एक बार। हाँ। ये क्या है? पैसे हैं 1 लाख, रख ले। 1 लाख? ये कहां से आए? किसने दिए? मैंने दुकान बेच दी। 1 लाख रुपए में आपने दुकान बेच दी? दुकान बेच दी? क्यों? 1 लाख में नहीं, 2 लाख रुपए में बेची है। 1 लाख रुपए विभूति बाबा का गुरु दक्षिणा। अब देखना गंगा, हीरे बरसेंगे हीरे। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो दिन को रात कर सके और रात को दिन। हम कोशिश भी करें तो भी फल हमेशा कड़वा ही मिलता है। तू उस दिशा में मत जा गुप्ता, विनाश है वहां। गुरुजी, मैंने ये फैसला ले लिया है। मुझे वो ताकत चाहिए, किसी भी कीमत पे। सबसे बड़ी कीमत तो तू जानता ही है ना, फिर भी जाएगा? जाऊंगा गुरुजी।
पापा ने विभूति बाबा को 1 लाख रुपए दे दिए और फिर उनकी शिक्षा शुरू हुई। दक्षिणा पूरे 1 लाख है बाबा। गुप्ता, आज से तुम उस दुनिया के हो जहां इंसान अपनी साधना की ताकत से कुछ भी कर सकता है। सही गलत कोई मायने नहीं रखता, सब ताकत का खेल है। ये एक नशा है जो कभी उतरेगा नहीं। तैयार हो? तैयार हूँ बाबा। आज रात भर सोना नहीं, मैं एक मंत्र दूंगा। एक कमरे में अकेले बैठकर उसका जाप करते रहो और सूरज निकलने के पहले गांव के बाहर तालाब के पास मुझसे मिलो। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें साथ में लेकर आनी, बाकी की चीजें मैं लेकर आऊंगा। आटे के गोले अपने हाथों से बनाना। गुप्ता, ये तो शुरुआत है। ऐसे ऐसे तंत्रों की ताकत बताऊंगा तुम्हें कि किसी को भी अपने वश में कर दो। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। या वैदि शक्ति रूपम सर्वनाशम दुष्मनम दुष्मनम सर्वनाशम शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि दुष्मनम पापनाशम शक्ति मोहि मातृभवम शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि दुष्मनम पापनाशम शक्ति मोहि मातृभवम चटपट शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि चटपट पापनाशम दुष्मन्नाशम दुष्मन्नाशम शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि या देवी शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि ब्रह्म ब्रह्म किशोर सठिया गया है क्या? आजकल गंगा भाभी भी बहुत परेशान रहती है। मनोज, मत जा, बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या हो गया तेरे पापा को? उस रात हम बहुत डर गए थे। पापा वो डरावने मंत्र इतने जोर जोर से बोल रहे थे कि पूरी रात ना तो वो सोए और ना हमें सोने दिया, और फिर अगले दिन सुबह होते ही निकल गए। वो विभूति बाबा भाग गया था। वो पाखंडी मेरे पापा को 1 लाख का चूना लगा गया। पापा एकदम सदमे में चले गए थे। उनकी हरकतें और अजीब होने लगी। अरे ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? बाकी के 1 लाख कहाँ गए? वो किस लिए चाहिए? विभूति बाबा कहीं चले गए हैं, शायद उनका कहीं से बुलावा आ गया है। आपके विभूति बाबा हमारे 1 लाख रुपए लेकर भाग गए। इस बात को मान क्यों नहीं लेते आप? तू चुप कर मनोज, तू बीच में ना पड़। मनोज बीच में ना पड़े, मैं बीच में ना पड़ूं। वैशाली चुप रहे। जमाई बाबू को डांट दिया आपने, जो मर्जी करेंगे आप। तू पैसे नहीं देगी तो हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। माँ तुम पैसे नहीं दोगी। ठीक है, आइंदा तुम लोग की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। रुकिए। माँ तुम पैसे नहीं मनोज चुप कर तू। लीजिए। गंगा, अब देखना तुम, विभूति बाबा के आने के पहले ये विद्या मैं खुद सीख लूंगा। हीरे बरसेंगे, हीरे बरसेंगे गंगा। दुकान बिक गई। घर में जो पैसे थे वो भी पापा लेके चले गए। अब हमारे खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी थी। उन्हें अभी भी अपनी विद्या की पड़ी थी।
पापा ने वो 1 लाख भी अलग अलग चीज़ों, किताबों और पता नहीं किस किस पर खर्च कर दिए, और माँ पूरी तरह से उनकी हरकतों से टूटने लगी। ये लो बेटा, कुछ साड़ियाँ और गहने, इन्हें अपने पास रखना। इस घर में रहेंगे तो जरूर बिक जाएंगे। माँ तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने चलो ना। हाँ माँ जी, वैशाली ठीक कर रही है। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। पता नहीं क्यों पर आजकल मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ को मार डाला। कोई जबरदस्त धोखा खाने के बाद इंसान या तो टूट जाता है या फिर बुरी तरह से रूठ जाता है। किशोर गुप्ता रूठ गया था। विभूति बाबा वाले हादसे ने ना सिर्फ उसके अरमानों को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि उसके अहंकार और पुरुषार्थ पर भी वार किया था। किशोर गुप्ता ने अब ठान लिया था कि वो सारी दुनिया को साबित करेगा कि वो एक असाधारण, एक शक्तिशाली तांत्रिक है। और इस जिद और अड़ियलपन के हवन में रिश्तों की बलि चढ़ने लगी। पापा आप अपनी पूजा वगैरह चालू रखिए, लेकिन माँ को इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। उनकी हालत तो देखिए, कितना तेज बुखार है। पापा, माँ पानी तक की उल्टी कर रही हैं। गंगा, मुंह खोलो, दवाई का वक्त हो गया है। पापा जी, माँ जी का पूरा बदन पीला पड़ गया है, इनको पीलिया हुआ है शायद। तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। तुमको, तुम सबको, डॉक्टर को, सबको यही लगेगा कि इसे पीलिया हुआ है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है इस पीले पर्दे के पीछे एक काला सांप बैठा है जो मेरी तपस्या भंग करने के लिए इसे तड़पा रहा है। कोई डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मैं ही इसका इलाज करूंगा। पहले इस काले सांप का शिकार तो कर लूं। तुम लोग जाओ यहां से बाहर, जाओ। लेकिन पापा जी, माँ जी की फिर से हमारे पारिवारिक मामले में दखल। जाइए आप लोग। अजय, कैसे समझाएं पापा को? उनको आज तक कोई कुछ समझा पाया है? वो सुनेगी नहीं किसी की, ना मेरे बाप की ना इसके बाप की। और जब से वो बाबा बनने लगे हैं ना, रिश्तेदारों को दूर ही रखा है उन्होंने अपने आप से। वो सब तो ठीक है अजय, लेकिन इस वक्त मामी की जान खतरे में, उसके बारे में सोचो। अरे मैं भी यही चाहता हूँ काकी जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे पास एक रास्ता है, आप दोनों साथ देंगे मेरा? मुझे मेरी माँ को किसी भी हालत में बचाना था। उनकी हालत बहुत ही खराब हो चली थी। आलम पालम प्रतिकालम भोग विराट नामकारम, आलम पालम प्रतिकालम भोग विराट नामकारम। श्रीम तक्षक, श्रीम श्रीम तक्षक, श्रीम श्रीम तक्षक, श्रीम तक्षक। कब तक छुपेगी तू? बाहर निकल। तुम मेरे घर में घुसने की कोशिश की है, अब तेरा मौत तेरे सामने खड़ा है चुड़ैल। बाहर निकल, निकल बाहर। अब बहुत हो गया किशोर, बंद कर दे ये सब, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा मैं अभी। मैं तेरे मेरे हुए बाप दादाओं को बुलाऊंगा। बकवास बंद कर अपनी, और गंगा भाभी को किसी अस्पताल ले जा। ये पी लिया जानलेवा होता है। कहीं तू वही काला नाग तो नहीं जो मुझसे जलता है? मैं तेरे से क्यों जलने लगा? जैसे बिना औलाद वाले से जलते हैं। पीट दूंगा तुझे अभी किशोर, पकड़ कर। पीटने से तो तू बाप बनेगा नहीं। सुन सुन, बैठ बैठ, यहाँ बैठ। तुझे एक बात बताता हूँ, सुन। तुम दोनों मुझसे इलाज कराओ, अगले अमावस को बहुत अच्छा मुहूर्त है। तेरी पत्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा, वो माँ बनेगी और तू बाप। सोच तेजपाल, सोच। मेरा फीस सिर्फ 1 लाख। बोल मंजूर? भगवान को ना शायद यही मंजूर है। ऐसे ही तड़पेगी गंगा भाभी। अरे बदनसीब है वो जो तेरे जैसा पति मिला, और बदनसीब है ये बच्चे जो तेरे जैसा बाप मिला। सबकी जिंदगी हराम कर दी है तूने। हाँ, अंगूर खट्टे हैं तेजपाल, अंगूर खट्टे हैं। हाँ? जा।
रुको। रखो वापस, रखो वापस। कहाँ लेके जा रहे हो? अस्पताल। काका बहुत खराब हालत है गंगा काकी की। मामा जी, आप चाहे जो भी कर लीजिए, हम मामी को अस्पताल लेकर ही जाएंगे। मेरे लाश से गुजर के जाना होगा। और मनोज, तू अपने बाप को मारेगा? पता है ना, पूरी जिंदगी मैं तुझे कितना तड़पाऊंगा। मेरे शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई श्राप निकले। दफा हो जाओ। पापा ने किसी की नहीं सुनी और माँ चल बसी तड़प तड़प के। हाँ सर, पापा जी में कोई बदलाव नहीं था। वो जैसे के तैसे थे, अपनी दुनिया में मगन। पापा दरवाजा खोलिए। पापा माँ जा चुकी है। पापा, पापा, पापा। माँ जा चुकी थी और बाबा लाश को जिंदा करने में लगे थे। एक तरह से बाबा पागल ही हो गए थे। माँ के जाने के बाद एक और मुसीबत शुरू हो गई। मनोज, शायद तुम्हारी मां के जाने के बाद तुम्हारे पापा सदमे में थे, उन्हें पछतावा हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था साहब। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, और अगर उन्हें किसी बात का पछतावा था तो इस बात का कि वो अपनी तंत्र विद्या से माँ को बचा नहीं पाए। हाँ सर, पिछले कुछ समय से तो बहुत ही डरावने काम करने लगे थे। और एक दिन तो मुझसे रहा नहीं गया साहब। मैं फैक्ट्री से थका हारा घर लौटा और तब पापा आप अपनी ये बकवास बंद करेंगे या नहीं? बेटा, जिसे तुम बकवास कह रहा है वही तुम्हें एक दिन राजा बनाएगा। सारी दुनिया तुम्हें तांत्रिक किशोर बाबा के बेटे के नाम से जानेगी। पापा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे बस कई पुराने पापा चाहिए जो कि सबकी मदद करते थे, कोई बिना किसी जादू टोने के। बेटा, मैं वही पापा हूं। तुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। पापा आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? कल रात उस दिव्य शक्ति ने मुझे बताया कि उन सारी शक्तियों को पाने से मैं सिर्फ एक कदम दूर हूं। आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक कदम, एक बलि। बलि?
क्योंकि उन ताकतों को पाने के लिए उन सारी शक्तियों को खुश करना पड़ता है, और वो शक्तियां बलि से ही खुश होती हैं। लेकिन वो बलि कोई छोटी मोटी बलि नहीं। बलि तो आप पहले ही दे चुके। मां की मौत किसी बलि से कम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? आई कोई ताकत आप में? नहीं ना। पापा आप इस बात को समझ क्यों नहीं जाते कि आप जो भी कर रहे हैं झूठ है, पाखंड है। ना तो आप में कोई शक्ति थी और ना कोई आप में शक्ति आएगी। एक बलि हो जाने दो, फिर तुम्हारी राय खुद ब खुद बदल जाएगी। शीलाधरम मेहम पटियम पिदम्बरम हरगम निगामी। तो मनोज, तुम्हारे पापा ने क्या बड़ी बलि का इंतजाम कर लिया था? मुझे क्या पता साहब, मैं तो उन्हें मना ही करता रहता था। पापा ही कहीं कहीं चले जाते थे, गायब रहते थे। मुझे लगता है किसी ने उनसे दुश्मनी या गुस्सा निकाला है। उनकी बलि देकर? लगता तो ऐसे ही मनोज, तुम्हारे पापा का कत्ल दुश्मनी या फिर डर की वजह से हुआ। जो भी जिसने भी ये किया है, आप उसे जल्दी पकड़ लीजिए। अब मेरे पापा तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन जैसे भी थे तो मेरे पापा ही। हाँ मनोज, मैं भी यही सोच रही थी, इस घर को बेच देना ही ठीक रहेगा। पता नहीं दीदी, लेकिन अभी भी मुझे रात को नींद नहीं आती। डर सा लगा रहता है। हाँ भाई, डर तो लगेगा। वैसे मनोज, घर बिकने तक अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ आके भी रह सकते हो। मैं भी यही कहने वाली थी, तो आज ही आ जा। सर, ये फोन रिकॉर्ड। दीक्षित, ये जो दो बाबा थे, एक जिसने गुप्ता को विद्या सिखाई और दूसरा जिसने उसको धोखा दिया, गुरुजी और विभूति बाबा सर। अपने खबरियों को एक्टिव करो और इन दोनों बाबा को ताबे में ले लो। हो सकता है इन दोनों बाबा का हाथ हो गुप्ता के मैडम। सर, शायद इन बाबाओं की इन्वॉल्वमेंट हो, पर एक बार ये फोन रिकॉर्ड देख लीजिए। साहब, कुछ पता चला है। एक बंदा है, मिल लीजिए। पुलिस इस केस को क्रैक करने से सिर्फ एक कदम दूर थी। एक बड़ी बलि चढ़ाने की फिराक में निकले तांत्रिक किशोर गुप्ता का कातिल कौन था, यह पुलिस ने लगभग भांप लिया था। लेकिन इस कत्ल का कारण क्या था, यह अभी तक साफ नहीं था। चलो, सिर्फ मनोज। मनोज, तुम्हारे पापा के सबसे बड़े दुश्मन थे खुद तुम्हारे पापा। उन्हें ज्यादा ताकत चाहिए थी। हो सकता है बड़ी बलि के लिए उन्होंने खुद की जान ले ली हो। आखिरी के दिनों में तो वो इतना पीने लगे थे कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता था। हो सकता है कि उन्होंने खुदकुशी की हो, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत गला घोटने की वजह से हुई। कोई भी आदमी अपने दोनों हाथों से अपना गला नहीं घोट सकता। पत्थर से उनका चेहरा बिगाड़ा गया। कोई भी आदमी खुद पत्थर से अपना चेहरा नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे पापा खतरनाक बन गए थे। अगर वो नहीं मारे जाते तो किसी दूसरे की जान ले लेते, बड़ी बलि के लिए। जी साहब, बड़ी बलि का भूत तो उनके सर पे चढ़ गया था। और तुम उस भूत से इतना डरे कि तुमने खुद अपने पापा की जान ले ली। कबूल कर लो मनोज, क्योंकि तुम्हारा जोड़ीदार सब कुछ कबूल चुका है।
नीरज, तुम मनोज की बुआ के लड़के हो ना, और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी। जी साहब। देखो, तुम पर भी मर्डर का चार्ज लग सकता है। नहीं साहब, मैं तो वहां पर था भी नहीं जब मर्डर हुआ था। तो फिर कौन था वहां पर? तो फिर कौन था वहां पर नीरज? मनोज था। और सिर्फ मनोज था। उसने तुम्हें वहां पर क्यों बुलाया था? किशोर मामा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कत्ल की रात तुम रॉय मिल्स कंपाउंड में थे और नीरज भी वहीं था। और एक बात, तुम रात को सोने से पहले अपनी बहन वैशाली, जीजा अमित, चचेरे भाई अजय और बुआ के लड़के नीरज को फोन करते थे हर रोज। करते थे या नहीं? जी। और वो तुम इसलिए करते थे क्योंकि तुम डरते थे। हेलो दीदी। हाँ साहब, मनोज रोज फोन करता था सोने से पहले। क्यों? ये देखो, एक भी दिन नहीं चुका है जिस दिन उसने बात न की। साहब, मेरा भाई अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता होगा, इसलिए। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से उसे बात करके थोड़ा अच्छा लगता होगा कि शायद उसका कोई है। सर, उसे डर लगता था। किस बात का डर? मनोज को इस बात का डर था कि किशोर मामा उसकी जान ले लेंगे। उसे ऐसा क्यों लगता था? पता नहीं साहब, पर वो बोलता रहता था कि मार डालेंगे मुझे मार देंगे नीरज। तुम देखना, पापा एक दिन सच में मुझे मार देंगे। और इस डर ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी कि तुमने अपने पापा का कत्ल कर दिया। मेरे पापा तो कब के मर चुके थे। ये तो बाबा था, तांत्रिक बाबा, लालच में अंधा। शैतानी ताकत पाने के लिए ये कुछ भी दांव पे लगा सकता था। तुम्हारे पापा ने कभी कोई तुम्हें किसी तरह की धमकी दी थी या अटैक किया हो? मेरी हर रात कांपते कांपते गुजरती थी साहब। मुझे उनके मंत्रों की आदत कभी नहीं पड़ी थी। मेरी जिंदगी हराम हो गई थी। और माँ के जाने के बाद तो एक रात भी नहीं सोया था मैं। जा, ढूंढ के लाओ। किसे? बलि, जिसे मैं बलि चढ़ा सकूं। बड़ी बलि। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बेटा, मुझे कोई भी चलेगा, कोई भी। बिना बलि मेरा काम अधूरा है बेटा। जा। जिस तरह से पापा ने मुझे देखा, मैं समझ गया था कि वो मुझे भी मार सकते हैं। पापा, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे? बेटा, अपने पापा से इतना प्यार करता है? नहीं, अपने आप से थोड़ा ज्यादा। हेलो नीरज, जल्दी घर आ जा। हाँ नीरज, अभी।
उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे लगा चेहरा बिगाड़ने से कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन नीरज को नहीं बुलाना चाहिए था मुझे। तुम में और तुम्हारे पापा किशोर गुप्ता में कोई खास फर्क नहीं है मनोज। तुमने पूरे होशो हवास में अपने पिता की हत्या की। जब इंसान दूसरे की जिंदगी की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो यह भी एक तरह का स्वार्थ होता है मनोज। और एक बात, तुम डर रहे थे। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारे पापा बलि के नाम पर तुम्हारी हत्या ना कर दें। अगर ऐसी ही बात तो अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर चले जाते। साहब, वो मेरी बहन का घर है। आखिर कब तक रहता अपने बहन के ससुराल में? एक ना एक दिन तो वापस आना ही पड़ता। हमारे पास भी तो आ सकते थे। मनोज गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302, 201 और धारा 34 के तहत हत्या, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस लगाए गए हैं। नीरज गुप्ता को भी धारा 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मनोज और नीरज दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। हम में से ज्यादातर लोग श्रद्धा और जादू टोने के बीच के फर्क को समझते हैं। कुछ नहीं तो अक्सर बेसिक कॉमन सेंस हमें इस अंधश्रद्धा का शिकार होने से रोकती है। लेकिन जब जीवन में तनाव का पलड़ा भारी हो जाता है, लालच गिरेबान को कस लेता है, तब हम में से ही कई लोगों की लॉजिकल सोच विभूति बनकर हवा हो जाती है और हम पाखंड, नौटंकी और पिछड़ेपन के दलदल में धंसते चले जाते हैं। मनचाहे रिजल्ट्स जब नहीं मिलते तो हम और धंसते जाते हैं और पहुंचते हैं जुर्म के तहखाने में। कुदरत और नियति को अपने वश में करने का प्रयास सरासर बेवकूफी है जो खतरनाक जुर्म को जन्म दे सकता है, और ऐसा आए दिन होता है। जब भी हमारे या हमारे चाहने वालों के अंदर ऐसा डर या लालच पैदा हो तो उसे एक वार्निंग, एक दस्तक समझकर तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। काला जादू, सफेद जादू, ये सिर्फ एक बेतुकी सोच है। इससे न कभी किसी का भला हुआ है और ना ही होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पूरी श्रद्धा के साथ अंधश्रद्धा से लड़ते रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.